ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंटरनल मेडिसिन में नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज एसिड बेस बैलेंस। ठीक है जी। ल्यूकीमिया के बाद होता है लिम्फोमा, हचकिन लिम्फोमा एंड नॉन हचकिन। इसके वीडियोस अवेलेबल कराए हैं, ठीक है। उसके लिए जगह छोड़े तो फिर ये लिखे हचकिन लिम्फोमा, नॉन हचकिन लिम्फोमा ल्यूकीमिया के बाद होती है, तो उस वीडियो अवेलेबल है 4 पेजेस, उसके लिए छोड़े 4 पेजेस, और फिर ये लेके एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, वो जो बेसिक वाला है वही है, ठीक है। हाँ सेम। दरवाजा बंद करें। हाँ, एसिड बेस बैलेंस में देखें, इसमें हमने जनाब पेशेंट से जो सैंपल लेना होता है उसको कहते हैं एबीजीज। एबीजी स्टैंड फॉर आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ठीक है, एबीजीज के जरिए हम देखते हैं कि एसिड बेस बैलेंस बॉडी का कैसा है। तो उसमें हमने 3 चीजें देखनी होती है। पहले इसमें हम पीएच चेक करते हैं, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 और HCO3। HCO3 इज बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, ये 3 चीजें हैं जो एबीजीज का हिस्सा है। चौथी चीज इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इन द हॉस्पिटल दोज पीपल हु आर टेकिंग सिंपल फ्रॉम द आर्टरी दैट इज कॉल्ड आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ठीक है, रेडियल आर्टरी से हम लेते हैं, यहाँ पे रेडियल आर्टरी से डायरेक्ट हम सिंपल लेते हैं। इसका तरीका होता है, ठीक है। पीएच जो न्यूट्रल पीएच होता है दैट इज 7.35 से लेके 7.45। ठीक है, PCO2 ये नॉर्मल 35 से लेके 45 है, और HCO3 22 से 26 तक होता है, और PaO2 80 to 100 होता है। ठीक है, these are the normal values everybody should remember for the ABGs interpretation। जब हम आर्टीरियल ब्लड गैसेस की इंटरप्रिटेशन करते हैं हमें ये वैल्यूज पता होने चाहिए। ठीक है जी। जो एसिड बेस बैलेंस है उसके लिए PaO2 वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन PaO2 वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट PaO2 इज अ पार्ट ऑफ ABG। क्लियर है। अब देखिए 2 चीजें याद रखनी है। अगर फॉर एग्जांपल लेके इंटरप्रिटेशन ऑफ ABGs, इंटरप्रिटेशन ऑफ ABGs आर्टीरियल ब्लड गैसेस, जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक फॉर वेदर एसिडोसिस और अल्कलोसिस। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो पहले ये देखना है कि जो बॉडी में एसिड बेस इम्बैलेंस है ये एसिडोसिस है कि अल्कलोसिस है। दूसरी बात ये देखनी है कि अगर एसिडोसिस या अल्कलोसिस है वेदर इट इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। ठीक है, और नेक्स्ट लिखना है कि इट इज कंपनसेशन और नॉट कंपनसेशन, या कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड। ठीक है, अनकंपनसेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेप्स है, याद रखने हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? वेनेवर अगर ये तरीका किसी ने सीख लिया, एसिड बेस बैलेंस के 4-5 क्वेश्चन आप लोग को जो आएंगे दैट विल बी वेरी इजी। और एसिड बेस बैलेंस पे ही लोग मार्क आते हैं एग्जाम के अंदर, ये लोग भूल जाते हैं। तरीका बताऊंगा, वो तरीका आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि जो गिवन वैल्यू होगी उसको देखकर बताना है कि इट इज एसिडोसिस और अल्कलोसिस। फिर अगर है तो फिर रेस्पिरेटरी इशू है कि मेटाबॉलिक है, और फिर ये कंपनसेटेड है कि अनकंपनसेटेड है। ये 3 चीजें जहन में याद रखनी है जब हम एसिड बेस बैलेंस को डिस्कस करते हैं। देखें, अब यहाँ पे आप लोग को बताता चलूँ pH इज नॉर्मली इक्वल टू 7.35 to 7.45, ये pH है। अगर फॉर एग्जांपल गिवन वैल्यू एग्जाम में 7.3 से क्या हो, कम हो, लेस देन 7.35, दैट इज कॉल्ड एसिडोसिस। इसको हम क्या कहेंगे? एसिडोसिस। तो एसिडोसिस मीन ए pH इज डिक्रीज देन 7.35, और अगर गिवन वैल्यू 7.45 से क्या है, ज्यादा है, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? अल्कलोसिस कहेंगे, दैट इज कॉल्ड अल्कलोसिस। तो एसिडोसिस इज डिक्रीज pH, एसिडोसिस इज इंक्रीज pH। तो एसिडोसिस कम pH और अल्कलोसिस ज्यादा pH को कहते हैं। ठीक है जी। तो pH को देखते ही पता चलाएंगे कि इट इज आइदर एसिडोसिस और अल्कलोसिस। अब देखें 2 चीजें याद रखें। इफ pH इज डिस्टर्ब बाय PCO2 वैल्यू, अगर pH इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है लेकिन किसने डिस्टर्ब किया है? PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
इट विल बी रेस्पिरेटरी इशू। ये कौन सा इशू होगी? रेस्पिरेटरी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस एंड इट हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो इफ PCO2 वैल्यू इज डिस्टर्ब बाय विच गैस? PCO2, इट विल बी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। लेकिन अगर pH को डिस्टर्ब किया है, pH इज डिस्टर्ब बाय व्हाट? आंसर इज बाइकार्बोनेट HCO3, इट विल बी व्हाट? आंसर इज मेटाबॉलिक इशू। तो फिर ये जनाब मेटाबॉलिक इशू होता है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक इशू। ये दोनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। हाँ जी, कैसे पता चलेगा कि ये एसिडोसिस है कि अल्कलोसिस है? किसको देखेंगे? पीएच वैल्यू को। फिर अगर पीएच की वैल्यू को डिस्टर्ब किया गया है PCO2 ने, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा। अगर उसकी डिस्टर्बेंस किसने की है? HCO3, इसको मेटाबॉलिक इशू कहते हैं। ठीक है, अब लिखे हेसलबेक इक्वेशन। हेसलबेक इक्वेशन के अंदर इंपोर्टेंट आप लोगों ने याद रखना है, हेसलबेक इक्वेशन विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ठीक है, हेसलबेक इक्वेशन के मुताबिक pH इज इक्वल टू HCO3 डिवाइडेड बाई PCO2। ये MCQ याद रखें। हेसलबेक इक्वेशन कहता है कि pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बाइकार्बोनेट बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी PCO2। क्लियर है? तो इस इक्वेशन को अगर हम स्प्लिट करें तो इस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3, ये लिख सकते हैं कि नहीं? और इस इक्वेशन के मुताबिक हाँ जी pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PCO2, ये लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ मसूद भाई कि अगर HCO3 बढ़ेगा तो pH भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर PCO2 बढ़ेगा तो H क्या होगा? कम होगा, क्योंकि डायरेक्ट है और ये इनवर्स है, इनडायरेक्ट है। क्लियर है? डायरेक्ट में एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी दूसरी भी कम होगी, लेकिन ये अपोजिट है, इसमें एक बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाती है। ठीक है जी, ओके। फिर नीचे लेके PCO2 या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, CO2 इज एसिडिक इन नेचर। ये MCQs भी आता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी नेचर क्या है? एसिडिक है। एसिडिक का मतलब यह है इट इज इक्वल टू H+, प्रोटॉन। H+ को प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन इज एसिड और बेस, ये एसिड है। तो PCO2 या कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक गैस एंड इट इज इक्वल टू H+। ठीक है जी, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन देता रहूंगा और आप लोगों ने इसके आंसर देने हैं। ठीक है, पहले शाबाश इसको कंप्लीट करें और फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी। हाँ, अजब गुल बताए, अगर pH 7.35 से कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, 7.35 से अगर कम हो जाए इट विल बी एसिडोसिस। 7.45 से बढ़ जाए इट विल बी अल्कलोसिस। अगर pH को खराब किया है किस चीज ने? PCO2, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी। और अगर HCO3 ने खराब किया है इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक। क्लियर है? ये 3-4 चीजें याद रखनी है। pH अगर ज्यादा है तो HCO3 भी ज्यादा, ये अगर ज्यादा हुआ तो ये कम होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट है और ये इनवर्स है। अब देखिए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पे हमने अभी अप्लाई करने हैं MCQs क्वेश्चन। देखिए, एग्जाम में आप लोग को इस तरह के सिनेरियोज देंगे। पेशेंट प्रेजेंटेड टू दी इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद कंप्लेन ऑफ अनकॉन्शियसनेस, इस तरह बहुत सी लंबी सिनेरियो होगी। आखिर में बताया होगा कि ABGs हमने की है, वैल्यू ये है। तो देखिए, केस नंबर 1 लिखे। केस नंबर 1, इस ABGs को देखते हैं कि अगर ABGs उन लोगों ने दी है कि pH इज इक्वल टू 7.21, PCO2 इज इक्वल टू 50 और HCO3 दैट इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब इसकी डायग्नोज वो पूछेंगे। तो देखिए, जब ABGs उन लोगों ने दी है और एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए PaO2 भी दिया होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 90 है या 94 है, लेकिन ABGs में इसका इतना रोल नहीं है। ये हमें ऑक्सीजन सेचुरेशन बताता है, लेकिन एसिड बेस बैलेंस में इसका रोल नहीं होता। ठीक है, तो हमें कितनी वैल्यूज चाहिए? 3 वैल्यूज चाहिए। हाँ, आप बताया जब गोल, ये जो pH है 7.21, ये कम है कि ज्यादा है? ये कम है, 7.35 से कम है, दैट इज एसिडोसिस। तो देखे, क्वेश्चन में अल्कलोसिस वाले ऑप्शन उड़ गए, इसका जो आंसर है वो क्या है? एसिडोसिस है। तो हमने यहाँ पे आंसर में लिखा साइड पे जनाब के माय क्वेश्चन इज एसिडोसिस। अब ये देखना है दूसरा स्टेप क्या था
کہ either it is respiratory or metabolic. ہیسلبیک ایکویشن ہے. اگر آپ کے مطابق اب پی ایچ کیا ہے, زیادہ کہ کم؟ کم ہے. اور اگر ایشو اس میں ہے تو یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ کم. لیکن یہ کم ہے کہ نارمل ہے؟ اٹ از نارمل, کیونکہ اس کا رینج 22 سے کیا ہے 26. اس کا مطلب اس میں ایشو نہیں ہے. پی ایچ کم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایشو اس میں ہے تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ. اور اس کا اپر ویلیو 45 ہے اور اس زیادہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو پی ایچ ڈسٹرب کیا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ ریسپیریٹری Q2 نے. That is which acidosis? Respiratory. Answer is respiratory acidosis. Answer is respiratory acidosis. اب ادھر دیکھیں, جو تھرڈ ویلیو ہے یہ نارمل ہے کہ اب نارمل؟ نارمل. اگر تھرڈ ویلیو نارمل ہو اسٹل تو یہ کمپنسیشن نہیں ہے. تو ریسپیریٹری ایسیڈوسس وداؤٹ کمپنسیشن, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وداؤٹ کمپنسیشن. کبھی کمپنسیشن نہیں ہو رہی ہے, لیکن اٹ از جسٹ سمپلی ریسپیریٹری ایسیڈوسس. یہ کیا ہے؟ ریسپیریٹری ایسیڈوسس ہے. اس کی کاز لکھے, واٹ آر دا کازز؟ کازز میں لکھے ہائپو وینٹیلیشن. ہائپو وینٹیلیشن. ہائپو وینٹیلیشن کا مطلب اگر سانس لینے کی رفتار کم ہو جائے, اگر کوئی بندہ ایفیکٹو کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں نکال سکتا, اس کی وینٹیلیشن ریسپیریٹری ریٹ کم ہے, تو کاربن ڈائی آکسائڈ کدھر رہے گا؟ لنگز میں. اور لنگز میں اگر کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جائے تو پی ایچ کیا ہو جائے گا؟ کم. ایسیڈوسس. نیکسٹ دیکھیے سی او پی ڈی. تو سی او پی ڈی میں ایمفائزیما کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ اس میں لنگ بیانڈ دا لمٹ کیا ہو جاتے ہیں؟ ایکسپانڈ ہو جاتے, ریلیکس ہو جاتے, دوبارہ کیا نہیں ہوتے؟ کنٹریکٹ. تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا وہ لنگز میں رہے گا, الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے. So there will be respiratory acidosis. Bronchial asthma. Asthma patient میں respiratory کیا ہوتی ہے؟ Acidosis ہوتی ہے. So these are some of the causes which can cause respiratory acidosis. اب ادھر آتے ہیں. Next دیکھیں case number 2. Case number 2. Case number 2 کا مطلب یہ ہے pH is equal to 2.1 PCO2 is 52 HCO3 is 32. اب اس کو دیکھیں, اب یہ دو ویلیو میں مسئلہ ہے کہ تینوں میں, تینوں ڈی رینج ہے. عبداللہ کیا ہے؟ تینوں سٹیپس یاد رکھنے ہیں. پہلے دیکھنا ہے کہ ایسیڈوسس ہے کہ الکلوسس ہے. یہ کیا ہے؟ دیٹ از ایسیڈوسس. پی ایچ کو دیکھنا ہے, پی ایچ بتائے گا کہ اٹ از ایسیڈوسس, کیونکہ 7.21 ہے. کتنا ہے؟ 7.21 ہے. تو کم ہے کہ زیادہ ہے؟ کم. دیٹ از ایسیڈوسس. اب ادھر دیکھیں, اب سمجھ آ جائے گی آپ لوگوں کو. دیٹ از ایسیڈوسس. پھر یہ بتائے ریسپیریٹری ایشو ہے کہ میٹابولک ہے؟ اب ادھر دیکھیں, ہیسلبیک ایکویشن نہیں بھولنا. پی ایچ کیا ہے؟ کس نے کہا کہ دونوں مسئلہ ہے؟ دونوں مسئلہ نہیں ہے, لیکن دونوں ویلیو ڈی رینج ہے. دونوں ویلیو کیا ہے؟ ڈی رینج, لیکن مسئلہ دونوں میں نہیں ہے. پی ایچ کم ہے. پی ایچ کیا ہے؟ کم. اس میں اگر مسئلہ ہوتا تو یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ کم. لیکن یہ کم ہے کہ زیادہ ہے؟ زیادہ. تو پی ایچ اس نے خراب نہیں کیا ہے. اب سمجھ گئے کہ نہیں؟ اگرچہ اب نارمل ہے, لیکن اگر پی ایچ اس وجہ سے خراب ہوتا تو یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ کم. لیکن یہ کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو پی ایچ اس نے خراب نہیں کیا ہے. تو پی ایچ ادھر سے مسئلہ نہیں ہے. پی ایچ ادھر کیا ہے؟ کم. تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ کیا ہے؟ زیادہ ہے کہ نہیں؟ تو اب ایسیڈوسس ریسپیریٹری ہے کہ میٹابولک؟ سیم ریسپیریٹری. کنفیوز نہیں ہونا اس پہ. دیٹ از ریسپیریٹری ایسیڈوسس. اب ادھر دیکھیں, سن لے, اس میں تھرڈ ویلیو نارمل ہے کہ اب نارمل؟ اب نارمل ہے. اس میں کیا تھی؟ نارمل ہے. اس میں اب نارمل ہے. اب پی ایچ کیا ہو چکا ہے؟ کم. اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پی ایچ کو کیا کریں؟ بڑھائے. تو کڈنی چاہے گی کہ بائی کاربونیٹ کو کیا کرے؟ بڑھائے. یہ بڑھ گیا ہے, اگر ہم اس کو بڑھائے تو لو پی ایچ کس کی طرف آنا شروع کرے گا؟ زیادہ. تو اب یہ کمپنسیٹ کرتی ہے تاکہ لو پی ایچ کو کیا کرے؟ بڑھائے. لیکن ابھی تک اس نے پورا بڑھایا نہیں ہے, نارملائز نہیں کیا ہے. تو پارشل کمپنسیشن ہے کہ فل ہے؟ دیٹ از کالڈ پارشل کمپنسیشن. تو ریسپیریٹری ایسیڈوسس وتھ پارشل کمپنسیشن. اب سمجھ گئے کہ نہیں؟ دیٹ از کالڈ پارشل کمپنسیشن. یہ MCQs آتا ہے اس طرح, یہ کلینکل ہے. ٹھیک ہے, پارشل کمپنسیشن. ادھر دیکھیں, یہ ریسپیریٹری کیا ہے؟ ایسیڈوسس ہے. تھرڈ ویلیو کیا ہے؟
जब थर्ड वैल्यू नॉर्मल हो इसको कहते हैं विदाउट कंपनसेशन, अभी कंपनसेशन स्टार्ट हो नहीं हुई है। लेकिन जब थर्ड वैल्यू भी आउट ऑफ रेंज आ जाए और पीएच अभी तक नॉर्मल हो तो वो पार्शियल होगा, और अगर थर्ड वैल्यू एबनॉर्मल हो, पीएच क्या हो चुका हो नॉर्मल, तो फुल कंपनसेशन होगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इसमें इशू रिस्पिरेटरी है, लंग्स का इशू है, लेकिन कंपनसेशन HCO3 कर रही है। ठीक है जी, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल कंपनसेशन। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछे शाबाश। नेक्स्ट केस लेके शाबाश, ये आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट केस के अंदर कि पीएच इज इक्वल टू 7.56, PCO2 30, HCO3 is 24। ये इस तरह सिंपल क्वेश्चन आता है। पहले देखने पीएच को, पीएच क्या है ज्यादा है, दैट इज अल्कलोसिस। अब इधर देखिए जल्दी, इधर पे पीएच पुट करे, ये ज्यादा है। अगर ये इस वजह से होता तो ये भी क्या होना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल है। अगर इस वजह से क्या होना चाहिए, हाँ पीएच ज्यादा है, तो ये क्या होना चाहिए कम, तो ये कम है कि नहीं, दैट इज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ये क्या है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। लेकिन इसमें थर्ड वैल्यू नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, हाँ जी नॉर्मल, ये विदाउट कंपनसेशन है। ये क्या है विदाउट कंपनसेशन है, कोई कंपनसेशन नहीं हो रही है, दैट इज विदाउट कंपनसेशन। इसका मतलब ये है कि जब PCO2 का वैल्यू लंग में कम हो जाती है तो रिलेटिवली पीएच क्या हो जाता है बढ़ जाता है, अल्कलोसिस में जाता है। लेके एग्जाम्पल में इसका लेके हाइपर वेंटिलेशन, इंसान जब जल्दी जल्दी सांस लेता है और जल्दी जल्दी सांस छोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग में रहेगा कि बाहर जाएगा, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी से बाहर जाए तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू कम हो जाएगा तो पीएच बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वीक स्ट्रेस एमसीक्यूज, स्ट्रेस एग्जामिनेशन स्ट्रेस, कल को एनएलई एग्जाम है या कल को FCPS एग्जाम है, इंसान स्ट्रेस में होता है तो होप की वजह से सांस लेने की रफ्तार क्या हो जाती है बढ़ जाती है। स्ट्रेसफुल कंडीशन कैन कॉज हाइपर वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कराता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, so these are the causes of respiratory alkalosis। अब इधर देखें, ये जो कंडीशन है pH इज इक्वल टू 7.21, HCO3 18, PCO2 40। हाँ सजाद भाई ये क्या है, पीएच ज्यादा है कि कम, कम है, 7.35 से कम है, दैट इज एसिडोसिस है। अब देखें अगर पीएच कम है और इसमें मसला होगा तो ये भी क्या होगा कम, ये कम है कि नहीं कम है ना, और अगर इसमें मसला होता तो ये क्या होना चाहिए, लेकिन ये तो नॉर्मल है ना 35 से लेके 45, तो पीएच को PCO2 ने खराब किया कि HCO3, दैट इज मेटाबोलिक एसिडोसिस, मेटाबोलिक एसिडोसिस। ठीक है, और थर्ड वैल्यू नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ये विदाउट कंपनसेशन है। ये क्या है विदाउट कंपनसेशन है, विदाउट कंपनसेशन। ठीक है, अब इसका मतलब ये है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के काज लेके इंपोर्टेंट वन, कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये किन किन लोगों में होती है। नंबर 1 स्ट्रीनियस एक्सरसाइज, अगर एक बंदा है वो ज्यादा देर तक फोर्सफुली एक्सरसाइज करे, स्ट्रीनियस फोर्सफुली, जितना बंदा दौड़ेगा उसकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएगी खत्म, तो क्या स्टार्ट होगा एनेरोबिक, और इसका एंड प्रोडक्ट लैक्टिक क्या है एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नंबर 1 पॉइंट, डायबिटीज पेशेंट में DKA का नाम सुना है कि नहीं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इट इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, अगर किडनी फेल हो जाए, गुर्दे काम करना छोड़े, इसका मतलब जो एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो नहीं होगी, तो देयर विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, और नेक्स्ट है स्पाइरुनोलेक्टोन। व्हाट इज स्पाइरुनोलेक्टोन, इट इज अ डायूरेटिक्स, ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन। तो अगर ये उसका अपोजिट काम करेगा तो ये रिटेंशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा, हाइड्रोजन इज एसिड एंड दैट इनकार मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर है, तो स्पाइरुनोलेक्टोन कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस
اور آپ لوگوں کو ایک اور بتایا تھا کاربونک انہائیڈریز انہیبیٹر ایسیٹازولامائڈ ڈرگ، یاد ہے یہ بھی ڈائیوریٹک ہے. تو ایسیٹازولامائڈ یہ بائی کاربونیٹ کی کیا کرتا ہے ایکسکریشن، تو بائی کاربونیٹ کم پی ایچ کم، دیٹ از کالڈ ایسیٹازولامائڈ. تو ایسیٹازولامائڈ از اے ڈائیوریٹکس. دیکھیں ڈائیوریٹکس میں دو اور تھے، لوپ ڈائیوریٹکس اینڈ تھائزائڈ ڈائیوریٹکس. لوپ ڈائیوریٹک اور تھائزائڈ ڈائیوریٹک کازز میٹابولک الکلوسس، لیکن اسپائرینولیکٹون اور ایسیٹازولامائڈ کین کاز میٹابولک ایسیڈوسس. کلیئر ہے؟ یہ اس کے جناب کوشچن ہیں. اوکے اگر ایگزام میں یہ آ جائے، آپ لوگوں سے دو سوال مزید کرتا ہوں اور ان دونوں میں سے انشاءاللہ ایک کوشچن ضرور ہوتا ہے ایگزام میں. دیکھیں پیشنٹ پریزنٹڈ ٹو یو، کلو آپ لوگوں کو دیتا ہوں. کلو میں یہ ہے پیشنٹ کو گیسٹرو انٹیرائٹس ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ کو کیا لگ گئی ہے وومیٹنگ. تو وومٹ کے اندر کیا ہوگا ایسڈ باہر جائے گا، تو ایسڈ کا لیول باڈی میں کم ہوگا تو پی ایچ انکریز. ایسڈ کم ہوگا تو پی ایچ. تو الکلوسس وومیٹنگ ریسپیریٹری مسئلہ کہ میٹابولک، آنسر از میٹابولک الکلوسس ایکسیڈنٹ. یہ کیا کراتا ہے میٹابولک الکلوسس. کلیئر ہے؟ اس کی طرف آ رہا ہوں. میٹابولک الکلوسس وائی ڈیو ٹو ایکسس لاس آف ہائیڈروجن آئن ایسڈ ایچ سی ایل، یہ باہر ہم پھینک دیتے ہیں وومیٹس میں. پھر لے کے ڈائریا. ڈائریا اگر آ جائے، یہ دونوں ایگزام میں آتے ہیں. وومیٹنگ میں میٹابولک الکلوسس ہوتی ہے. اگر پیشنٹ میں ڈائریا ہے، ڈائریا کین کاز میٹابولک ایسیڈوسس. یہ کیا کراتی ہے میٹابولک ایسیڈوسس. وائی؟ ہاں جی، وائی وومیٹنگ کین کاز میٹابولک الکلوسس؟ because we can excrete excess HCl from the body. لیکن it can cause metabolic acidosis because in the diarrhea there is excess loss of HCO3. اس میں بائی کاربونیٹ لاس ہوتی ہے. تو اگر بائی کاربونیٹ باڈی سے زیادہ باہر جائے تو بائی کاربونیٹ کا لیول باڈی میں کیا ہوگا کم. بائی کاربونیٹ کم تو پی ایچ بھی کم. That can cause metabolic acidosis. تو وومیٹنگ میٹابولک الکلوسس کراتا ہے اور ڈائریا میٹابولک ایسیڈوسس کراتا ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں ایگزام میں کوشچن ہے، یاد رکھنا ہے. نیکسٹ دیکھیں کیس امپورٹنٹ. A patient presented with، یار یہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو لکھوایا ہے میں نے، انائن گیپ معلوم کرنا، یہ ہم نے پڑھا ہے کیونکہ یہ کوشچن آئے گا ڈی کے اے پیشنٹ میں، ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس میں. یہ میں نے آپ لوگوں کو ڈی کے میں بتایا تھا نا. ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس پیشنٹ میں ہم انائن گیپ معلوم کرتے ہیں، سوڈیم مائنس بائی کاربونیٹ پلس کلورائڈ سی ایل. یہ ہم نے پڑھا تھا نا، بائی کاربونیٹ پلس کلورائڈ. تو انائن گیپ ڈی کے اے پیشنٹ میں زیادہ ہوتا ہے کہ کم؟ بڑھ جاتا ہے. انائن گیپ کا جو نارمل ویلیو ہے یہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ 10 to 13 ہوتا ہے. اس کا بڑھنے کا مطلب کہ باڈی میں کیا ہے ایسیڈوسس ہے. کیا ہے ایسیڈوسس. اور یہ ڈی کے اے پیشنٹ میں ہوتا ہے ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس. اینڈوکرائن کے لیکچر میں ڈی کے اے والا جو ٹاپک ہے اس میں نے بتایا ہے کہ وائی اٹ از انکریز ان ڈائبیٹک پیشنٹ. اور انائن گیپ کا بڑھنا انڈائریکٹلی شو ایسیڈوسس ان دی باڈی. یہی بتا رہے کہ باڈی کے اندر کیا ہو رہی ہے ایسیڈوسس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو ادھر سے اس کو ریوائز کریں، پھر اس کو دوبارہ نہیں دیکھتے ہیں. تو ایسیڈوسس اور الکلوسس میں یہی ٹرکس ہے سارے. یہ آپ لوگوں کو اگر ایگزام میں سمجھ آ جائے تو کوشچن حل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن ہے اس میں؟ اوکے نیکسٹ کوشچن لے کے. 26-year-old male یا boy after RTA road traffic accident brought to the emergency with severe injury to skeletal muscles. ECG in emergency was done which shows peaked, tall, tented
टी वेव डायग्नोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये क्या हो सकती है? एनीवन इन द क्लास? शाबाश। ईसीजी फाइंडिंग वो जरूर देते हैं। ओके, एनीवन? जब भी एक्सीडेंट के बाद या किसी ड्रग यूज के बाद पेशेंट इमरजेंसी में लाए विद हिस्ट्री ऑफ पल्पिटेशन, उसको पल्पिटेशन वगैरह हो, लेकिन ईसीजी फाइंडिंग हमें क्या बताए? पीक टाल टेंटेड टी वेव, दैट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ इंक्रीज पोटासियम इन द ब्लड, दैट इज हाइपरकैलेमिया। ठीक है, तो हाइपरकैलेमिया मीन इट इज अ कंडीशन इन विच पोटासियम लेवल इज वेरी हाई इन दी ब्लड। देखिए, जब एक्सीडेंट होती है पोटासियम सेल में ज़्यादा होती है कि सेल के बाहर? सेल के अंदर ज़्यादा होती है। हम कहते हैं सेल्स आर पोटासियम बैग्स। हम ये कहते हैं कि जो सेल है इसके अंदर ज़्यादा क्या होती है? पोटासियम। और सेल से बाहर क्या ज़्यादा होती है? सोडियम। 3 सोडियम बाहर जाती है, 2 पोटासियम अंदर आती है। सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप, याद है ना? तो सेल्स आर पोटासियम बैग्स। एक्सीडेंट के बाद देयर इज सीवियर इंजरी टू स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स की क्या होती है? लाइसिस। इफ इंजरी शो लाइसिस ऑफ विच मसल? स्केलेटल मसल सेल, इसकी लाइसिस को कहते हैं रेब्डोमायोलाइसिस, दैट इज कॉल्ड रेब्डोमायोलाइसिस। ये भी टर्म आ सकता है। रेब्डोमायोलाइसिस इज अ लाइसिस ऑफ द स्केलेटल मसल सेल। और जब स्केलेटल मसल सेल लाइस हो जाए तो सेल इंजरी होगी, और सेल से क्या निकलेगी बाहर? पोटासियम। एंड एक्सेस पोटासियम व्हेनेवर गोज टू द हार्ट इट कैन कॉज एरिथमियाज। ये क्या कराती है? एरिथमियाज। और ये ईसीजी पैटर्न को खराब करके टाल टी वेव कराती है। क्या कराती है? टाल टी वेव। तो देखे, इफ दिस इज ईसीजी नॉर्मल पेशेंट, इस तरह ईसीजी है नॉर्मली, दिस इज पी वेव, दिस इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज टी वेव। द tallest wave in normal ECG is R wave. अब अगर किसी की ECG इस तरह आ जाए, this is the ECG of a patient brought to the clinic, इस तरह ECG है। अगर नॉर्मली जो T वेव है, ये कौन सा वेव है? T। अगर T वेव इतना टाल हो जाए कि वो किसको क्रॉस करे? इसको कहते हैं पीक, ऊपर पीक पे टाल टेंटेड T वेव। And this abnormality in the ECG is a hallmark of hyperkalemia. इसका मतलब कि पेशेंट के अंदर ब्लड में क्या बढ़ गए है? पोटासियम। क्योंकि पोटासियम हार्ट को डैमेज कर देती है और इससे रिदम ऑफ द हार्ट क्या हो जाती है? एबनॉर्मल, डिस्टर्ब हो जाती है। एंड दैट एबनॉर्मल रिदम कैन क्रिएट चेंजेस इन द ECG एंड द इफेक्ट विल बी लाइज ऑन द T वेव इन ECG। तो जब भी टाल T वेव ECG पे आ जाए तो किसका केस होगा? हाइपरकैलेमिया का केस होगा। बात समझ गए कि नहीं? तो हाइपरकैलेमिया के अंदर ये आप लोगों ने याद रखना है कि देयर विल बी टाल टी वेव, और ऐसी इंजरी जिसमें सेल लाइसिस के चांसेस क्या हो? ज्यादा, तो उससे पोटासियम निकलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। क्लियर है? नॉर्मली पोटासियम की जो रेंज है दैट इज 3.5 से लेके 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पोटासियम इन दी ब्लड। अब इधर देखें, अगर 3.5 से कम हो हाइपोकैलेमिया, अगर इससे ज्यादा हो तो हाइपरकैलेमिया। If a patient I got and his potassium is 6, what is this patient? हाँ जी, हाइपरकैलेमिया। एक और पेशेंट मुझे मिला है, उसकी पोटासियम 6.8 है, ये क्या है? हाइपरकैलेमिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन सुन ले, इफ अ पेशेंट डेवलप हाइपरकैलेमिया बट स्टिल हैज पोटासियम इज लेस देन 6.5, किससे कम है? 6.5, तो ये वाला पेशेंट है, और ये 6.5 से क्या है? ज्यादा। If potassium crosses which limit? 6.5, then it can damage the heart badly and it can cause tall T wave. ये याद रखें। तो tall tented T wave पेशेंट के ECG पे तब मिलती है जब पोटासियम किस लिमिट को क्रॉस करे? 6.5 को क्रॉस करे। ठीक है ना? तो माइल्ड हाइपरकैलेमिया ECG चेंजेस नहीं कराती। जब पोटासियम लेवल 6.5 को क्रॉस करे फिर ECG के ऊपर क्या आती है? टाल टी वेव या टेंटेड टाल टी वेव आती है। ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि 2 चीजों में डिफरेंशिएशन करेंगे। देखें, ऐसा करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक पॉइंट है ना, वो नोट करें, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। पोटासियम का लेवल बढ़ भी सकता है और ये कम भी हो सकता है। इधर लेके साइड पे हाइपरकैलेमिया
اور اس طرح ایک لائن ڈرا کرے، اس سائڈ پہ کیا لکھ رہا ہے؟ ہائپوکیلیمیا، ہائپرکیلیمیا اینڈ ہائپوکیلیمیا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب انکریز پوٹاشیم ان بلڈ، بلڈ کے اندر انکریز پوٹاشیم کو کیا کہتے ہیں؟ ہائپرکیلیمیا، اور اس میں لے کے ڈیکریز پوٹاشیم ان بلڈ دیٹ از کالڈ ہائپوکیلیمیا۔ ایک پوائنٹ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہائپرکیلیمیا ول بی کنسیڈرڈ پوٹاشیم کراسس 5.5 ملی کوئنٹ پر لیٹر۔ وہ الگ بات ہے 6.5 پہ ہارٹ ڈیمیج کرتا ہے، لیکن 5.5 سے زیادہ کو کیا کہیں گے؟ ہائپرکیلیمیا۔ اور یہاں پہ لکھے یہ کتنے سے کم ہوگا؟ لیس دین 3.5 ملی ایکویلنٹ پر لیٹر دیٹ از کالڈ ہائپوکیلیمیا۔ اس کے لکھے کازز کہ ہاؤ دا پیشنٹ کین گیٹ ہائپرکیلیمیا۔